सोचिए जरा, क्या कानून या ईश्वर किसी को बिना सुने सजा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 1978 के एक ऐसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में उतरेंगे जिसने भारत में पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। कार्यपालिका की शक्तियों की सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर ये एक मास्टर क्लास है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोफेसर के नजरिए से अगर हम देखें तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस सच में एक पैराडाइम शिफ्ट था। हम इसका एक बेहद विस्तारित और इंटेलेक्चुअली रिगरस अध्ययन करेंगे। इस अकेले फैसले ने भारतीय लोकतंत्र में कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से एक नई और कहीं ज्यादा मानवीय शक्ल दे दी थी। इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम जब्त किए गए पासपोर्ट के विवाद को समझेंगे, फिर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अदालत में हुई जोरदार बहस, मशहूर गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन, नेचुरल जस्टिस का विस्तार और आखिर में इसके दीर्घकालिक लोकतांत्रिक प्रभाव पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, द पासपोर्ट इंपाउंडिंग इंसिडेंट। आखिर जुलाई 1977 में ऐसा हुआ क्या था? अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि कैसे एक मामूली सा प्रशासनिक कदम एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बन गया। 1976 में मेनका गांधी जी को पासपोर्ट इश्यू होता है, लेकिन ठीक एक साल बाद 2 जुलाई 1977 को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अचानक से पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित का हवाला देकर उस पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दे देते हैं। और हद तो तब हो गई जब 6 जुलाई को सरकार ने इसका कारण बताने से ही साफ इनकार कर दिया। नतीजा, आर्टिकल 32 के तहत एक डायरेक्ट रिट पिटिशन जिसने विदेश यात्रा के अधिकार और कानूनी न्याय पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल सरकार ने ये जो पूरा एक्शन लिया था ना, वो पासपोर्ट्स एक्ट 1967 की धारा 10(3)(c के तहत लिया था। ये क्लॉज सरकार को शक्ति देता था कि वो सामान्य जनता के हित में किसी का भी पासपोर्ट रद्द कर सकती है। याचिकाकर्ता का सीधा सा तर्क था कि ये क्लॉज बेहद वेग और आर्बिट्रेरी यानी मनमाना है। सवाल वही था, क्या बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के किसी का पासपोर्ट ऐसे ही छीन लेना कानूनन सही है? इस पिटीशन की असली अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारा दूसरा हिस्सा इसी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि को समझाने पर केंद्रित है। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो 1950 के ए.के. गोपालन केस में न्यायपालिका का ये मानना था कि हमारे मौलिक अधिकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फिर 1967 आता है, जहां सतवंत सिंह केस ने विदेश यात्रा को पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा मान लिया। इसी के तुरंत बाद संसद ने पास किया पासपोर्ट्स एक्ट, और यही पूरा ऐतिहासिक तनाव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का ये टकराव हमें 1977 केस मेनका गांधी केस की दहलीज पर ले आया, जहां बिना सुनवाई के पासपोर्ट जब्त हो गया था। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये पुराने और नए दौर का एक सीधा कंपैरिजन है। गोपालन एरा में ना एक सिलो अप्रोच चलता था। आर्टिकल 14, 19 और 21 को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में रखा जाता था, जैसे उनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो। तब लगता था कि बस कानून में लिखी कोई भी प्रक्रिया काफ़ी है। लेकिन मेनका गांधी एरा ने इसे पूरी तरह बदलकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिया, यानी प्रक्रिया सिर्फ कानून में लिखी हुई नहीं, बल्कि फेयर, जस्ट और रीजनेबल, तर्कसंगत होनी चाहिए। ये अपने आप में क्रांति थी। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द कोर्ट रूम क्लैश। देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत में दोनों पक्षों ने क्या जटिल दलीलें पेश की। पिटिशनर्स की तरफ से जो दलीलें आईं वो बेहद सोफिस्टिकेटेड थीं। उनका कहना था कि विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी के अंदर बिल्कुल सेफ है। उन्होंने कोर्ट को समझाया कि देखिए, बिना सुने किसी का पासपोर्ट जब्त करना आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्री स्पीच और 19(1)(g) यानी प्रोफेशन, इन दोनों पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव सिर्फ कुछ जानकारियों के आधार पर अपनी पावर का ऐसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ सरकार का रवैया बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने असीमित कार्यपालिका अधिकार, अनब्राइडल्ड एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन की डिमांड की। सरकार का दावा था कि उन्हें कारण छिपाने का पूरा हक है ताकि अदालत उस प्रशासनिक आदेश की जांच ना कर सके। उनका पूरा जोर इस एक बात पर था कि उन्होंने जो भी किया स्ट्रिक्टली जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किया। एक तरह से वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बचना चाहते थे।
यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, द गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन। एक ऐसी जुडिशियल रीजनिंग जिसने कानून की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ चीफ जस्टिस बेग ने जो जुडिशियल फिलॉसफी पेश की वो सच में कमाल की थी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पुरानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट थ्योरी को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 और 21 अलग अलग डब्बों में बंद नहीं हैं। ये सब हमारे संविधान की एक एकीकृत योजना या इंटीग्रेटेड स्कीम का हिस्सा हैं। ये न्यायिक सोच में एक बहुत बड़ा भूकंप जैसा बदलाव था। और यहीं से जन्म होता है मशहूर गोल्डन ट्रायंगल का। इस डॉक्ट्रिन ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी कानून किसी के पर्सनल लिबर्टी छीनता है तो उसे 3 कड़क टेस्ट पास करने होंगे। पहला, आर्टिकल 21 के तहत क्या वहां प्रक्रिया स्थापित करने वाला एक वैलिड कानून है। दूसरा, आर्टिकल 19 के तहत क्या आज़ादी पर लगी पाबंदियां रीजनेबल है। और तीसरा, आर्टिकल 14 के तहत क्या सरकार का ये कदम निष्पक्ष और गैर मनमाना है। इन तीनों आर्टिकल्स को मिलाकर ही प्रोसीजरल फेयरनेस का नया गोल्ड स्टैंडर्ड सेट हुआ। इस स्लाइड में हम एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक टकराव देख सकते हैं। एक तरफ स्टेट थी जिसे बिना अदालती हस्तक्षेप के तेजी से प्रशासनिक काम करना था, एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी चाहिए थी। पर न्यायपालिका ने साफ कर दिया कि कानूनी प्रक्रिया को हर हाल में मानवीय, निष्पक्ष और तानाशाही से मुक्त होना पड़ेगा। जजेस ने अलग अलग पर मजबूत फिलॉसफीज पेश की और सरकार के एब्सोल्यूट पावर के दावे को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, जहां कोर्ट को फंडामेंटल राइट से आगे बढ़कर इस पासपोर्ट रिवोकेशन में प्रोसीजरल फेयरनेस की भारी कमी पर ध्यान देना था। यहां अदालत ने ऑडी अल्टेरम पार्टम के दायरे को बहुत विस्तारित किया। ये नेचुरल जस्टिस का एक बेसिक रूल है, जिसका मतलब है कि किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने इसे इतनी प्रगतिशील तरह से अपनाया और कहा कि सुनवाई का ये अधिकार सिर्फ कोर्टरूम ट्रायल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी प्रशासनिक आदेशों पर लागू होता है जिससे नागरिकों के अधिकार छिन जाते हों। दरअसल इस आर्बिट्री प्रोसीजर में एक बहुत बड़ी कानूनी कमी थी, और जब अटॉर्नी जनरल को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने कोर्ट के सामने एक औपचारिक कंसेशन दिया। उन्होंने याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जब्त होने के ऑर्डर के खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका देने की बात मान ली। ये इस पूरे केस में एक बहुत ही क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट था। अगर हम इस रूलिंग का इवैल्यूएशन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर करें तो इस फैसले ने भारतीय कानून को इंटरनेशनल ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल बराबर लाके खड़ा किया। अदालत ने उन सभी फैंटास्टिक, आर्बिट्ररी और ऑप्रेसिव लीगल प्रोसीजर्स को अस्वीकार कर दिया जो सरकार के असीमित अधिकार को बढ़ावा देते थे। इसने ये तय किया कि विधायिका की पर्सनल लिबर्टी पर एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी नहीं हो सकती। कानून को साधारण, निष्पक्ष और न्यायिक होना ही होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 6वें हिस्से पर, लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए देखते हैं कि इस फाइनल जजमेंट का हमारे लोकतंत्र पर कितना दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो फाइनल जजमेंट में जो बहुमत का फैसला था ना, वो बैलेंस और प्रूडेंस का एक मास्टर क्लास था। अदालत ने पासपोर्ट्स एक्ट को एज ए लेजिस्लेशन बचा लिया, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन उस मनमाने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को खत्म कर दिया। वहां संविधान की आत्मा की जीत हुई, सरकारी मनमानियों के खिलाफ। इस फैसले के प्रभाव बहुत गहरे थे। इसने एग्जीक्यूटिव ओवररीच यानी कार्यपालिका की मनमानियों के खिलाफ इंडिविजुअल लिबर्टी को एक अभेद्य कवच पहना दिया। ये स्ट्रिक्टली तय कर दिया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट जैसी बातों का इस्तेमाल किसी बायस या प्रेजुडिस को छिपाने के लिए नहीं हो सकता। इस एक रूलिंग ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पासपोर्ट रिफ्यूजल्स की प्रोसीजर्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज जीता, न कि किसी एब्सोल्यूट शासक की मनमानी। इस कोड को ध्यान से देखिए। पुलिस स्टेट और पीपल्स राज के बीच का फर्क अक्सर उसकी पासपोर्ट पॉलिसी तय करती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है दोस्तों। एक लंबे समय के लोकतांत्रिक प्रभाव के रूप में ये बताता है कि नागरिक स्वतंत्रता को सरकार की मनमानी और हाइपर सेंसिटिविटी से बचाना कितना जरूरी है। आखिर में हमें इस केस की आज के समय में मॉडर्न डे रेलेवेंस पर विचार करना चाहिए। अगर गोल्डन ट्रायंगल हमारी कानूनी ढाल है, तो हमें अपनी प्रशासनिक एजेंसीज पर कितनी कड़ी नजर रखनी होगी। जब तक कार्यपालिका पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर पावर एक्सरसाइज करती रहेगी, हमारी पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा हमारी सतर्कता पर ही निर्भर करेगी। इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम अपना ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।